नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बिहार में जनता वोटिंग के लिए तैयार है। इस बीच अमित शाह ने दावा कर दिया है कि बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी और तेजस्वी यादव ने तो तारीख तक बता दी है कि वो सीएम कब बन रहे हैं और शपथ कब लेंगे। लेकिन बिहार का भविष्य क्या होगा, आज इसी पर चर्चा करेंगे। तो खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर संदीप चौधरी साहब हैं। संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं कैपिटल टीवी पर। विधु मेनन साहब नेता बीजेपी से हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करता हूं सर, क्योंकि मेरे प्रोग्राम का नाम है बेबाक सवाल। सवाल हम पूछते हैं। संदीप चौधरी साहब, आज सवाल सबसे पहले आपसे पूछूंगा, क्योंकि देखिए नेताओं ने पहले चरण के लिए प्रचार प्रसार कर दिया है। अब कल हम देखेंगे कि जनता वोट डालेगी, लेकिन आपको क्या लग रहा है, क्योंकि इस वक्त एनडीए ये ऐलान कर चुका है कि सरकार उसकी बनने जा रही है और तेजस्वी ने भी तारीख दे दी है। अगर बिहार के इतिहास के पन्नों को पलटा जाए तो 2020 वाला सिनेरियो 2025 में आपको लगता है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस वक्त काफी निर्दलीय उम्मीदवार भी हैं जो सरकार बनाने में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं, तो कुछ ऐसे भी नेता हैं जो गेम कर सकते हैं। लेकिन जहां तक मैं समझ पाया हूं कि को लेकर के अमित शाह जी ने कहा है कि भाई एनडीए से या नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। देखिए, ये क्या है, राजनीति में हर पार्टी, हर नेता अपनी अपनी बात रखता है। अमित शाह जी ने अपनी बात रखी है और जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं वो अपने तरीके से अपनी बात रखते हैं। लेकिन अगर हम लोग विश्लेषण करते हैं या हम तरीके से बिहार के चुनाव पर नजर रखे हुए हैं, बिहार का चुनाव कांटे की टक्कर है। एनडीए भी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है। हालांकि उन्होंने नीतीश जी को फेस नहीं बनाया है, डिक्लेयर नहीं किया है कि वो हमारे मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन इंडिया गठबंधन ने तेजस्वी यादव को फेस बना करके वो मैदान में है। रही बात कौन जीतेगा कौन हारेगा, इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन हमें विश्लेषण भी करना होता है। हम अगर विश्लेषण करते हैं, देखिए पिछली बार जो चुनाव हुआ बीजेपी और जेडीयू का जो समीकरण बना, उससे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। जो आरजेडी और कांग्रेस का जो समीकरण था, उसमें कांग्रेस कहीं ना कहीं 129 से कितनी सीटों पर वो चुनाव लड़ने के बाद उतनी सीटें नहीं जीत पाई और आरजेडी बड़ी पार्टी बनने के बाद भी सरकार बनाने से चूक गई। अब हमें देखना है कि नीतीश कुमार का जो ग्राफ पिछले चुनाव में डाउन आया है बिहार के अंदर, अगर वो डाउन चला जाता है तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी चाहकर भी सरकार बना पाएगी। लेकिन अगर नीतीश जी अपनी इमेज को बचाने में कामयाब हो जाते हैं और वो अपनी जो उनका ग्राफ था उसको संभाल ले जाते हैं या कुछ सीटें बढ़ाने में कामयाब हो जाते हैं, तो फिर मुझे लगता है बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई जा सकती है। डिपेंड करता है नीतीश जी की इमेज पर, एंटी इनकम्बेंसी पर। तो अभी हमें और आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन जो चुनावी टक्कर है वो बहुत कांटे की है बिहार के अंदर। ठीक है विधु मेनन साहब, नीतीश बाबू पर सवाल खड़े हो रहे हैं और अभी भी कहा गया है, आपने सुना संदीप साहब की तरफ से, वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं नीतीश को देखना होगा। एक तरफ हमने देखा है कि तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया है कि नीतीश को आप लोगों ने बेहद कमजोर कर दिया है। दूसरी तरफ संदीप जी भी कह रहे हैं कि हाँ, थोड़ा सा वेट एंड वॉच की स्थिति आप रखिए और नीतीश पर ही वो कहीं ना कहीं कुछ बातें कह रहे हैं जिसका जवाब आपको देना होगा। विधु मेनन साहब जी, देखिए तेजस्वी जी की जो कमजोर होने की जो बात कर रहे हैं, तेजस्वी जी की बात ऐसे है जैसे कोई एक व्यक्ति बैसाखी पकड़ के चल रहा है और साथ में दूसरे व्यक्ति को कह रहा है आपको चलने में कमजोरी है, आप चलने में असमर्थ हैं। यही बात है, क्योंकि पूरा देश है, चाहे वो बिहार है, ना पप्पू टप्पू अप्पू इन पर कोई भरोसा नहीं है, ना इन पर कॉइन करता है। चाहे वो जेनजी हो, चाहे वो पुराने वोटर्स हो, उनको बिहार की हालत मालूम है। बिहार में आरजेडी सरकार ने क्या जंगल राज मचा रखा था, ये मालूम है। क्या स्थिति थी बिहार। लालू जी तो वो व्यक्ति हैं जो पलायन को एंडोर्स करते थे। हम चाहते हैं कि देश में हम बिहार में 10 आईटी पार्क्स बनाएं, 100 एमएसएमई के पार्क्स बनाएं, 50,000 कॉटेज इंडस्ट्रीज के पार्क्स बनाएं, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स बनाएं, जिससे कि हमारा जो 3.0 बिहार रहेगा, वो बिहार को एक आत्मनिर्भर, एक आईटी, एक इंडस्ट्रियल, एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में तैयार करने की हम बात कर रहे हैं। और जहां तक लालू जी की बात है, लालू जी जैसे मैंने कहा, ये तो एंडोर्स करते थे पलायन को। ये कहते थे हमारे बिहार के लोग
गमछा डाल के बाहर जाते हैं और सूट बूट पहन के आते हैं। तो ये, और साथ में जो जंगल राज उन्होंने दिया, जहां पे एक आईएएस की पत्नी सुरक्षित नहीं थी, उनकी कामवाली सुरक्षित नहीं थी, उनकी भतीजी सुरक्षित नहीं थी। वही नहीं, जो मिस बिहार की खिताब जीतती है, उस व्यक्ति उस बच्ची के साथ क्या हुआ, ये पूरे बिहार को मालूम है, जिसमें लालू जी के परिवार भी जिसमें शामिल था। तो ऐसा जंगल राज कोई नहीं चाहता। मैंने ऐसे इंटरव्यू देखे लोगों के जहां पे वो अपने ही खेत से दो दो बार अगवा हुए हैं। फिरौती एक ऑर्गेनाइज सेक्टर था, और वही है आगे भी चलाएंगे। तेजस्वी जी ने किसको टिकट दिया? ओसामा को, और साबुद्दीन अमर रहे, ऐसे नारे के साथ ये अपने इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत करते हैं। तो क्या बिहार की जनता गुंडागर्दी, दहशतगर्दी, फिरौती, ये वापस बिहार में लाना चाहेगी? आज बिहार विकास कर रहा है। आज बिहार में 55-60 हजार किलोमीटर सड़कें बनी हैं। वहीं जब लालू जी कहते थे भाई मैं सड़क बनाऊंगा, बिहार पुलिस घर पे आ जाएगी। हम जो आज बिहार में ड्रॉप आउट की जो दर है वो घट के 1.76% रह गया है। अगर आज इम्यूनाइजेशन देखा जाए तो इम्यूनाइजेशन जहां बिहार में 3 से 4% होता था, आज वो 80% करीब इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम सक्सेसफुल हो चुके हैं। तो चाहे हॉस्पिटल्स को लेकर हो, चाहे दरभंगा और पटना में जो हमने एम्स दिया, हरजी आपको याद होगा पूरे पूरे भारत में जो कांग्रेस की सरकार रही, यूपीए की सरकार रही, वो 8 एम्स की बात करती है, जिसमें से 6 एम्स अटल जी ने पास किए। तो पूरे देश में अगर इन इफेक्ट देखा जाए तो यूपीए ने सिर्फ 2 एम्स को दिया है, परंतु बीजेपी सरकार ने अकेले बिहार में 2 एम्स दिया है। तो ये चीजें लोगों के सामने है। हरजी आवाज नहीं आई। नीतीश बाबू पे आपसे सवाल पूछा कि नीतीश सरकार पर सवाल उठते हैं, लेकिन नीतीश बाबू पर भी सवाल उठते हैं। संदीप जी ने भी सवाल पूछा, नीतीश पर जवाब दीजिए। देखिए, नीतीश जी तो हमारे नेता हैं, ये तो हमने पहले ही बोला है। जो हम बिहार में इलेक्शन लड़ रहे हैं वो मोदी जी और नीतीश जी के नाम पर लड़ रहे हैं। तो नीतीश जी पर शंका करने की मुझे समझ में नहीं आता। देखिए, आप 2020 की आप उठा के देखिए, 2020 में बिहार बीजेपी के पास ज्यादा सीट्स थी, और नीतीश जी ने खुद ऑफर किया मोदी जी को कि वे कॉल करके कि बिहार से किसी को मुख्यमंत्री बनाया, भाजपा से किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। पर हमारे मोदी जी ने क्या कहा कि भाई आप नेता हैं, आप पूरा एनडीए आपको चाहता है, आप ही मुख्यमंत्री बने। तो हमारे पार्टी में चीजें बड़ी साफ है। वहां पे हमारे यहाँ परिवार राज नहीं है, एक बेटा बनेगा, पहले पिता फिर बेटा, आपस में भिड़त, ये सारी चीजें हमारे में नहीं है। हम बिहार में हमारी पार्टी में सब कुछ क्लियर है। संदीप जी, सवाल ये है कि विनू मेनन साहब ही कह रहे हैं कि हमारी पार्टी में सब कुछ साफ है। नीतीश बाबू को हमने सीएम बनाने का पहले से ही ऐलान कर रखा था, हालांकि आरजेडी की तरफ से बेतुके सवाल उठाए गए हैं। आपसे पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर जवाब चाहूंगा कि क्या वाकई सब कुछ एनडीए में ठीक ठाक है, और जो आरजेडी के लिए वो बातें कहती हैं और जो तस्वीर बनाती है कि वो दिखता है कि तेजस्वी भी अपने पिता की छवि उनकी हावी है, और तेजस्वी पर जो हावी छवि है लालू यादव की, जंगल राज की, वो नुकसान पहुंचा रही है तेजस्वी को। देखिए, वेणु जी ने अपनी पार्टी का पक्ष बहुत अच्छे तरीके से रखा है हर्ष जी, लेकिन मैं ये मानता हूं कि पिछला जो चुनाव हुआ था, जो जंगल राज की बात की जाती है, वो जंगल राज कहीं जनता ने बिहार के ध्यान नहीं दिया, और सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जो सीटें आई निकल करके वो आरजेडी को मिली। दूसरा नंबर बीजेपी का था, तीसरा नंबर जेडीयू का था, चौथा नंबर कांग्रेस का था। तो आपकी आज की जो तारीख है, आज की तारीख में ये फैक्टर कितना काम करेगा, और बिहार के लोग ये भी देख रहे हैं कि जंगल राज कह करके लालू प्रसाद यादव को या आरजेडी को घेरा जरूर जाता है, लेकिन क्या वो जंगल राज आज का जंगल राज नहीं है। ब्रजेश ठाकुर का मामला क्या आप भूल गए हैं? कितनी महिलाएं थी जो प्रेग्नेंट मिली, जो बेचारी अनाथ थी, उनके आश्रम में रहती थी। और क्या आप भूल गए जो बिजनेसमैन सड़कों पर निकलते हैं, अगर वो पहले मारे जाते थे तो क्या खुलेआम वो नहीं मारे जाते हैं? अगर कोई हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए जाता है और पहले जंगल राज था, आज वो मारे जाते हैं, तो आज कौन सा राज है? 71,000 करोड़ के लिए क्या एक रिपोर्ट मांग रहा है कि पैसा कहाँ गया? क्या पुल और सड़कें अगर पहले धंसते थे और टूटते थे और गिरते थे, क्या आज वो नहीं गिर रहे हैं? या आज आईटी का हब बन गया है बिहार, या बिहार आज टेलीकॉम का हब बन गया है, या मैन्युफैक्चरिंग का किसी भी सेक्टर में कोई हब बन गया है? किस चीज में बिहार आगे निकल गया है? क्या एजुकेशन में पूरे हिंदुस्तान से लोग वहां पढ़ाई के लिए जाने लगे हैं?
मतलब कोई एक चीज ऐसी हो जिसमें बिहार बदल गया है। खाली मीडिया मैनेज करके किसी व्यक्ति सुशासन बाबू कह देने से वो सुशासन का बाबू नहीं बन जाएगा। हमें धरातल पे कुछ करके दिखाना पड़ेगा। आप चाहे उत्तर प्रदेश में चले जाइए, पंजाब में चले जाइए, हरियाणा में चले जाइए, गुजरात में, महाराष्ट्र में, हर जगह लेबर का काम करते हुए आपको बिहार का व्यक्ति मिलेगा। इसका मतलब बिहार का व्यक्ति आज भी काम की तलाश में बाहर भाग रहा है, ये हकीकत है। बीनू मेनन साहब जवाब दीजिएगा, ये पॉलिटिकल एक्सपर्ट सवाल उठा रहे हैं और वो कह रहे हैं जितनी तस्वीर आपको बदलनी चाहिए थी शायद आपने उतनी नहीं बदली। देखिए, जो बिहार में जो गड्ढे छोड़ के गए थे उसको पाटने का काम जो है हमारी सरकार ही कर रही है और कर भी रही है। और जहां तक मैंने बताया, आंकड़ों के साथ बताया, चाहे 55-60 हजार किलोमीटर सड़कें कनेक्टिविटी जो दे रहे हैं, ये बिहार की उन्नति की बात है। अगर बिहार में मखाना, अगर पूरे देश में सबसे ज्यादा मखाना का प्रोडक्शन अगर होता है तो बिहार में होता है, तो मखाना बोर्ड वहां पे सेटअप करने का काम हमारी सरकार ने किया। फिशरीज जो है, जो मत्स्य पालन में जो लोग व्यस्त हैं उन लोगों को एक फिशरी बोर्ड देने का और उनकी राशि को दुगनी करने का काम हमारी सरकार ने किया। अगर दो पटना और दरभंगा में अगर एम्स देने का काम किया तो हमारी सरकार ने दिया। अगर वहां पे जो स्कूल ड्रॉप आउट की जो लेवल है वो घटकर 1.76% पे आता है तो हमारी सरकार के दौरान आता है। और जहां तक आप जंगल राज को आप बता रहे हैं, तो देखिए एक टाइम था, जैसे मैंने आपको बड़ा बकायदा गिनवाया, कि आईएएस ऑफिसर की पत्नी तक सुरक्षित नहीं थी। मुख्यमंत्री के घर में शादी होती है तो शोरूमों से गाड़ियां उठा ली जाती हैं, फर्नीचर शोरूमों से फर्नीचर उठाई जाती हैं। खुद मुख्यमंत्री गुंडागर्दी चलाता है, खुद मुख्यमंत्री फिरौती और दबंगाई और वसूलने का काम करते हैं। और आप भूल गए लैंड फॉर जॉब, ये तेजस्वी यादव ये भी इसमें इन्वॉल्व है। जमीन दो, नौकरी लो। तो ऐसी प्रवृत्ति रखने वाले लोग क्या बिहार की उन्नति देंगे? पटना रेलवे स्टेशन के आसपास की जमीनों को आने पौने दामों में बेच दिया उन्होंने। 94 करोड़ की जमीन उस जमाने में भी थी तो उसको 1.5 करोड़ में बेच दिया। ये लोग बिहार की उन्नति करेंगे? तो बिहार को अगर विकास में लाने का काम किया जा रहा है, ट्रैक में लाने का काम किया जा रहा है, वो हमारी सरकार कर रही है। हमने क्लियरली बोला, अब तक जो विकास करना था, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने थे किए। 5,400 पुल बनाए हमने, हम कनेक्टिविटी दे रहे हैं, हम रेल कनेक्टिविटी दे रहे हैं। बिजली जहां किसी टाइम पे 5-6 घंटे बिजली आती थी, आज 22 से 24 घंटे बिजली मिल रही है। ये सारी मूलभूत सुविधाओं के साथ ही बिहार का विकास होगा। और हम 3.0 की जब बात कर रहे हैं तो इंडस्ट्रियल हब बनाने की बात कर रहे हैं, हम सेमीकंडक्टर सेट्स बनाने की बात कर रहे हैं। और आज 49 इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम चालू है, जिसकी 1.36 लाख करोड़ की लागत में चालू है वो। और सरदार पटेल हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट लेवल के सरदार हॉस्पिटल्स जो हैं, जो 25 पास हुई थी, उसमें से 15 बन चुकी हैं। और जनता कल वोट डालेगी। ठीक है संदीप जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं दो बड़े चेहरों की आपसे बात करता हूं, एक तो लालू प्रसाद यादव, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, एक और चेहरे का नाम ले लेते हैं नीतीश कुमार की। क्या आपको लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा उतना कमाल बिहार के अंदर कर पाएगा एक पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर, या फिर लालू प्रसाद यादव की छवि जो बिहार के अंदर रही है, क्योंकि आरजेडी को मजबूत करने का काम लालू प्रसाद यादव ने ही किया और लालू प्रसाद यादव के नाम पर ही आरजेडी को वोट मिलेगा? देखिए, मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि पिछले कुछ समय में लालू यादव की इमेज डाउन हुई थी और लालू यादव की पार्टी भी डाउन हुई थी। लेकिन जब से हिंदुस्तान की राजनीति में कुछ इस तरीके का काम होने लगा है, जैसे सत्येंद्र जैन के उदाहरण से समझिए, 3 साल वो जेल में रहे भ्रष्टाचार के आरोप में, और के बाद वो सुप्रीम कोर्ट से बाइज्जत बरी होकर के बाहर आए। इसका मतलब एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। संजय सिंह के ऊपर कौन से आरोप है जो संजय सिंह जेल में गए? अरविंद केजरीवाल के आज वो आरोप और वो सब एक्शन कहाँ है जो उनके ऊपर होने चाहिए थे? जो आप दिल्ली के डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया जी, उनको भी जेल में डाला गया। आज सोनम वांगचुक, जिसको पूरी दुनिया से अवार्ड मिले, हिंदुस्तान से एक अवार्ड मिला, जिसने भारतीय सेना के लिए किया, पर्यावरण के लिए किया, वो आदमी आज जेल के अंदर है। तो आप ये समझिए कि जनता कैसे विश्वास करे कि जो व्यक्ति जेल में डाल दिया गया है, जिसके ऊपर आरोप लगा दिए गए हैं, या जिसको मीडिया के माध्यम से विलन बनाया जा रहा है, वो हकीकत में विलन है या वो हमारा हीरो है? इसका उदाहरण सबसे अच्छा झारखंड
झारखंड की जनता ने दी। झारखंड के मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगे, उनका इस्तीफा भी लिया गया, उनको जेल में भी डाला गया, लेकिन जनता ने उस व्यक्ति को दोषी नहीं पाया। जनता ने उस व्यक्ति को फिर से झारखंड की कुर्सी पर विराजमान करके बैठाया और जबरदस्त उनको समर्थन मिला, जबरदस्त बहुमत मिला। अभी यही हमें देखना है, इस बार का जो चुनाव वो स्पष्ट कर देगा कि जंगल राज बिहार की जनता किसकी सरकार को मानती है। बिहार की जनता ने लालू जी की और नीतीश जी की भी सरकार देखी, लालू जी की भी सरकार देखी, नीतीश जी की और बीजेपी की भी सरकार वो देख रही है। तो बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए और हमें पता लग जाएगा ठीक है जंगल जी, राज मेनन साहब पहले इस था या सवाल का आज जवाब दीजिएगा कि जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर जी बता रहे हैं कि जी बीजेपी की बात देखिए हो या फिर देखिए वो हर्जी, आरजेडी के साथ हो। हाँ, देखिए कानून अपनी प्रक्रिया कर रही है, और जहां तक केजरीवाल जी और इन सब की बात करी, तो मैं दिल्ली में रहता हूं, मुझे मालूम है हर गली गली में जो शराब के ठेके खुले, ये सारी चीजें सामने हैं। चाहे वो स्कूल की बिल्डिंग है, ये सारी, चलिए हम बिहार पर बात कर रहे हैं, दिल्ली में ये सब ओपन सीक्रेट है, चाहे वो शीश महल हो, सारी चीजें। और जहां तक विलन, अगर अगर कह रहे हैं कि लालू जी विलनाइज कर दिए गए हैं, देखिए हरजी, मैं आरोप को सबको खारिज कर देता हूं, मैं सारे आरोप को खारिज कर देता हूं, पर जो लालू जी अपने मुंह से बोले उसको तो आप मानेंगे। लालू जी पलायन को सपोर्ट करते थे, यही कहते थे ना कि सूट बूट पहन के बाहर जाता है और सॉरी गमछा पहन के बाहर जाता है और सूट बूट पहन के बिहार का व्यक्ति वापस आता है। रबड़ी जी कहती है हाँ जंगल राज है और जंगल का शेर लालू है। अब लालू जी कहते हैं भूरा बाल बाहर करो, भूरा बाल कौन से जात, क्या कहते हैं, ब्राह्मण, राजपूत, भूमियार, लाला, बनिया, इन सबका नरसंहार करने की बात करते हैं। तो ये तो अपने मुंह से बोले हुई बात है ना। आप न्यायिक व्यवस्था को छोड़ दीजिए, आप आरोप प्रत्यारोप को छोड़ दीजिए, जो अपने मुंह से इंडोर्स कर रहे हैं, अपने मुंह से इंडोर्स कर रहे हैं, ये तो मानेंगे। हाँ, वो कह रहे हैं कि टाइमिंग क्यों ऐसी हो जाती है कि चुनावों के वक्त नेताओं की गिरफ्तारी होती है, खासतौर पर विपक्ष के। वो कानून पर सवाल नहीं उठा रहे, वो कोर्ट पर सवाल नहीं उठा रहे, वो कह रहे हैं कि टाइमिंग ऐसी हो जाती है जो बीजेपी नेताओं की गिरफ्तारी करवाती। देखिए हर्जी, ये जो इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं, ये जो कानून व्यवस्था को देखते हैं, ये सारी इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं, ये अपने टाइम पर काम करते हैं। ये कांग्रेस, हमारे ये बीजेपी की सरकार है, ये एनडीए की सरकार है, ये कांग्रेस नहीं है जो मैनिपुलेट कर दे, सुपरसीड करके जज चेंज कर दे, जस्टिस को चेंज कर दे। हमने ऐसा कुछ किया नहीं, किया ना। हमारे यहाँ पे एक न्यायिक व्यवस्था से चलती है, उसी तरीके से देश के कानून के तहत जो चीजें हो रही हैं। अब जमीन, आप कहोगे कि भाई राहुल गांधी बाहर आ गए, राहुल गांधी तो अरेस्ट नहीं हुए, हराल का केस चल रहा है ना, जीजा जी को जमीन बेची ना, आने पौने दाम पे बेची ना, दिख रहा है ना, देखो एविडेंट है। अगर आप न्यायिक व्यवस्था को छोड़ दो, ये तो सामने दिख रहा है। जो मैंने पटना रेलवे स्टेशन के पास का बताया वो सामने दिख रहा है। 94 करोड़ की जमीन कौन 1.5 करोड़ में बेच देगा? सरकार कैसे बेच देगी, आप मुझे बताइए। और अपने ही बेटी के शादी में जो गाड़ियां उठाई और ये फर्नीचर उठाए, ये खुद सीएम करते हैं। किसी कार्यकर्ता ने किया तो एक और मान लेते हैं, चलिए दबंगाई कार्यकर्ता कर रहे हैं, ये तो खुद सीएम कर रहे हैं। जो लालू जी हैं, तेजस्वी, ये खुद दबंगाई, खुद ही फिरौती वसूलना, खुद गुंडागर्दी को सपोर्ट करने वाले और उसको ऑर्गेनाइज वे में चलाने वाले हैं। तो इससे क्या जनता क्या उम्मीद कर सकती है? ये जो क्या कह रहे हैं कि मैं हर घर पे एक जॉब दे दूंगा, मैं क्यों? जमीन लेने के लिए ना। वरना आप मुझे बता दीजिए, 60 लाख करोड़ का इनके पास कोई रोड मैप है? अगर ये कह रहे हैं प्रत्येक परिवार में देंगे, 3 करोड़ से ऊपर नौकरियां देंगे, तो 60 लाख करोड़ का बजट बनेगा। क्या इनके पास कोई रोड मैप है इसके लिए? ऐसा होता है कि जनता उनकी ओर आकर्षित हो, लेकिन भविष्य क्या लगता है आपको, क्योंकि कल पहले फेज की वोटिंग है? संदीप जी, देखिए, कैसे बिहार का चुनाव आगे बढ़ रहा है, फर्स्ट फेज का कल वोटिंग होने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार भी कोई अकेला दल अपने दम पर वो नंबर्स नहीं ला सकता, चाहे बीजेपी हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे कांग्रेस हो, जो सरकार बना सकते। सरकार मिलजुल कर ही बनेगी और चीजें बहुत नजदीक रहने वाली है। आरजेडी और कांग्रेस भी फाइट में है और जेडीयू और बीजेपी भी फाइट में है। मुझे लगता है डिपेंड करता है, बीजेपी और आरजेडी को मैं लगभग बराबर मान के चलता हूं। अगर जेडीयू अच्छा करेगी तो जेडीयू सरकार बना
आ पाएगी बीजेपी के साथ। अगर कांग्रेस ने अच्छा कर दिया तो कांग्रेस आरजेडी के साथ मिलकर के सरकार बना सकती है। लालू जी की इमेज हो या जंगल राज की बात हो, तो मुझे नहीं कि जनता अब बिहार के अंदर उन चीजों को गंभीरता से ले रही है। ठीक है संदीप जी, फिलहाल जो सर्वे आ रहे हैं वो एनडीए की सरकार बनाते दिखा रहे हैं। खैर जो आपकी बात है, क्योंकि अब जब इलेक्शन होगा और मतगणना होगी उस दिन भी हम आपको इनवाइट करेंगे, क्योंकि सर्वे पर भी बात होगी और इन चीजों पर भी बात होगी जो आपने कहा और जो बीनू मेनन साहब ने कहा। बीनू मेनन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप कैपिटल टीवी के साथ जुड़े। संदीप जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, हम जरूर 14 तारीख तक चर्चा करेंगे बिहार पर, आपसे फिर मुलाकात होगी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आपने पॉलिटिकल एक्सपर्ट को सुना कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट क्या भविष्य बिहार का बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन नेता की बात करें तो नेता वैसे ही वादे डिबेट में भी करता है और वैसे ही वादे चुनावी सभा में भी करता है। लेकिन आखिरी फैसला आप ही का होगा, आप क्या फैसला देंगे ये तो 14 तारीख को पता लग जाएगा। लेकिन हम बेबाकी से सवाल पूछेंगे और कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे कई सवाल लेकर। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।